लेट गो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ऐसा वर्ड जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी सभी डिज़ायर्स को पूरा करने की क्षमता रखता है, वो भी उस डिज़ायर को सोचे बिना। यानी कितना अच्छा होगा ना जब आपको ये पता होगा कि आप जो चाहते हो वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा और आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। ये पावर आपको लेट गो देता है। लेकिन बहुत लोग लेट गो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचना छोड़ ही देंगे तो उसे वो कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को लेट गो का रियल मीनिंग नहीं पता होता। तो आज की ये वीडियो में आप रियल मीनिंग भी जानोगे लेट गो का, और कैसे करते हैं वो भी जानोगे। तो लेट गो करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप अपने डिज़ायर को छोड़ रहे हो। लेट गो करने के बाद भी आपकी डिज़ायर वही स्पेसिफिक पर्सन आपका रहेगा, वही गवर्नमेंट जॉब रहेगी, वही आपकी स्पेसिफिक हेल्थ रहेगी, वही करियर, मनी, सब कुछ वैसा ही रहेगा। बस ये सिंपल सा चेंज आ जाएगा कि अब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे नहीं। जब भी उसके बारे में ख्याल आएगा आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे। इस जगह पर होता यह है कि जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो और उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है, यानी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आप उस पर जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे, जैसे अब्राहम कहती है कि एफर्ट का मतलब ही होता है रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोसेस करते हो, वो मेडिटेशन का भी हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। अगर आपको करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी, तो आपकी ये चीज़ करने पे भी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्योंकि आप जितना ट्राई हार्ड करोगे उस चीज़ को करने का, उतना ही आप एफर्ट डालोगे, उतना ही आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे। क्योंकि आपको बैक टू बैक कंटिन्यूस फेलियर मिल रहा होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। और जितना पर्टिकुलर आपको उस जगह पे फेलियर मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आप ये बिलीव करते जाओगे कि ये चीज़ आपके लिए या ये इंसान आपके लिए बना ही नहीं है, और आप एट द एंड उसमें से निकल ही जाओगे। और ये लेट गो ऐसा हो जाता है इस जगह पे कि आप डिज़ायर छोड़ करके निकल जाते हो, हार मान करके निकल जाते हो। जबकि एक्चुअल लेट गो में आप अपनी डिज़ायर को लेट गो नहीं कर रहे हो, आप उन थॉट्स को लेट गो कर रहे हो जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आप कॉन्शियसली उसके बारे में सोच करके उसकी नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप ये डिसाइड कर रहे हो कि जब भी मैं सोचता हूँ या जब भी मैं सोचती हूँ सब्जेक्ट के बारे में तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तो अगर मैं उस सब्जेक्ट के बारे में ना सोचूं तो नहीं आएंगे। ये इतना ही सिंपल है। आपको बस इतना करना होता है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अपना ध्यान हटा करके किसी न्यू सब्जेक्ट पे आप अपना ध्यान लगाते हो। जैसे इस जगह पे मेडिटेशन भी अगर आप करते हो तो अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं करते हो, अपनी लाइफ बेटर करने के लिए करते हो, अपनी अलाइनमेंट के लिए करते हो, अपने अच्छे के लिए करते हो। तो आप उस मेडिटेशन को सक्सेसफुल बना पाते हो या कोई भी प्रोसेस को सक्सेसफुल बना पाते हो। और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जो बात आती है वो भी आप कंसिस्टेंट तभी रह पाते हो। अब जैसे मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हो और आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे, तो पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपका थॉट ही इस तरीके का चल रहा होता है कि बहुत कम समय बचा है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कंप्लीट करूं, पता नहीं मेरा इस बार भी एग्जाम में होगा या नहीं होगा। जब इतने सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते ना, तब आपका माइंड कभी भी आपको एक्शंस की तरफ पुश नहीं करता है और ये रेजिस्टेंस आपको एक्शन से दूर भगा देती है। लेकिन अगर आप उस जगह पे रिलैक्स हो जाओ और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, यानी उसके बारे में ना सोच करके पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिल रहा है सिर्फ अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में हासिल करने के लिए या पास करने के लिए ना पढ़ करके सिर्फ ये सोच करके पढ़ो कि मुझे पढ़ना क्यों अच्छा लगता है, पढ़ना क्यों अच्छा होता है। अगर आप इस बात पे फोकस करोगे तो आप एटलीस्ट डेली पढ़ना स्टार्ट करोगे और इस तरीके से आप स्टार्ट भी कर पाओगे। इस तरीके से आने वाले टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ भी सकोगे और बहुत कम एफर्ट के साथ पढ़ोगे। क्योंकि जब थॉट्स इस तरीके के चल रहे होते हैं नेगेटिव मोमेंटम में, उस वक्त आप जितने भी एक्शंस ले लो वो हमेशा एफर्ट्स ही आपको लगते हैं। और एफर्ट्स क्या होते हैं? एफर्ट्स होती है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। तो उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है, उन थॉट्स को छोड़ना पड़ता है, तब आप रीअलाइन होते हो, तब आप एक्ट करते हो। और बहुत जगह पे तो एक्ट करना भी नहीं पड़ता है, या सिंपल शब्दों में बोलो तो एक्ट करना नहीं होता है, एक्ट तो हो जाता है, यानी एक्शंस खुद हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो वो किस तरीके से होता है, जैसे आपने टग ऑफ वॉर गेम देखी होगी जिसमें दो टीम्स होती हैं और दो टीम्स के बीच में एक लंबी सी रस्सी होती है और दोनों टीम के 10-10 मान लीजिए प्लेयर है, तो 10-10 लोग एक साइड से, 10-10 लोग दूसरी साइड से उस रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं। और सेंटर में एक लाइन होती है, जो टीम अपनी तरफ उस चीज़ को खींच लेती है, उस रस्सी के साथ उन टीम वालों को खींच लेती है अपनी तरफ, वो टग ऑफ वार जीत जाती है। और इसी तरीके से मैनिफेस्टेशंस होती है। अब मैनिफेस्टेशन में अगर आप देखो तो टीम के हिसाब से टग ऑफ वार में तो फिर भी 10 बाई 10 की टीम है, 10 इधर है 10 उधर है,
तो यहाँ फिर भी दम लगा करके आप अपने आप को जिता सकते हो। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है, मैनिफेस्टेशन में ऐसा होता है कि आप टग ऑफ वॉर लड़ रहे होते हो यूनिवर्स के अगेंस्ट। वो यूनिवर्स जिसने इस दुनिया को भी बनाया है, आपको भी बनाया है, वो क्रिएटर है, यानी आप क्रिएटर हो तो वो आपका भी क्रिएटर है। अब आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि एक साइड की रस्सी यूनिवर्स ने पकड़ी है और दूसरी साइड वाली रस्सी आपने पकड़ी है। अब आप पूरा दम लगा रहे हो, और जितना ज़्यादा आप दम लगाओगे, जितनी ज़्यादा ताकत लगाओगे, आप यूनिवर्स से कभी जीत नहीं सकते। उस जगह पे आपके हाथों में हमेशा छाले पड़ जाएंगे या फिर रस्सी तक टूट जाएगी, लेकिन आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, यानी उस रस्सी को नहीं खींच पाओगे, उस यूनिवर्स को अपनी तरफ ढकेल के नहीं ला पाओगे खींच करके। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या बोलता है कि भाई रस्सी खींचना छोड़ दो, क्योंकि रस्सी खींचने से पेन आपको ही होगी। आप जितनी ज़्यादा रस्सी को खींचोगे उतना ही ज़्यादा आपके हाथों में चोट लगेगी, और जब आप उस रस्सी को छोड़ करके चुपचाप बैठ जाओगे तो जो यूनिवर्स को आपको देना है वो इजीली आपको दे ही देगा। जैसा अब्राहम कहती है, व्हेनेवर यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन, यानी जब भी आप मांगते हो, चाहे बोलकर चाहे बिना बोलकर, अब यूनिवर्स के पास वो चीज़ एक वोटेक्स के फॉर्म में आ जाती है। यानी आपका एक ऐसा वोटेक्स है जहाँ पे यूनिवर्स आपकी सभी डिजायर्स को रख देता है। अब जब भी मांगते हो यूनिवर्स उसमें वो रियलिटी क्रिएट कर देता है। अब आपका काम ये होता है कि आप अलाइनमेंट में रहो ताकि वो वोटेक्स से आप उस रियलिटी को अपनी रियल लाइफ की रियलिटी बना सको। लेकिन जब आप ये रस्सी खींचने वाला काम करते हो ना, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, उस पर डाउट करते हो, और डाउट रेजिस्टेंस है, अलाइनमेंट नहीं। तो डाउट के साथ साथ आपकी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब कुछ बढ़ने लगता है, और इस तरीके से आप अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जाते हो, और एट द एंड लगने लगता है कि हम मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि वोटेक्स में वो चीज़ ऑलरेडी रखी हुई है। आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्स से लड़ना भिड़ना नहीं है, ना ही किसी और से लड़ना भिड़ना है, ना ही खुद से लड़ना भिड़ना है। आपको बस इतना करना है, उस रस्सी को छोड़ देना है। इस जगह पर रस्सी छोड़ने का मतलब है एफर्ट लेना छोड़ देना, उस डिजायर के बारे में सोचना छोड़ देना। और जब आप ये करोगे तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी वो चीज़ आपके वोटेक्स में रखी है, वो आपकी रियलिटी में आनी ही आनी है। जिस तरीके से आप वोटेक्स को इस तरीके से देख सकते हो कि एक बादल है। अब इवेपोरेशन वाला चीज़ तो आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जब भाप बन करके उठती है और बादल में जाती है, यानी धूप जो होती है वो धरती को गर्म करती है, धरती गर्म होती है, फिर भाप बन करके पानी ऊपर जाता है, ऊपर जा करके वो बादल बनते हैं, फिर वो बारिश होती है। तो उसी तरीके से आपका बादल, आप समझ सकते हो कि बादल आपका वोटेक्स है, और उसके अंदर जो बारिश है, वो बारिश का जो पानी है वो आपकी सभी डिजायर्स है। वो बादल में से पानी गिरेगा ही, वो वोटेक्स में से आपकी डिजायर्स आपकी लाइफ में आएंगी ही, लेकिन आएंगी तब जब आप कंटिन्यूसली इस एफर्ट को और इसके बारे में कंटिन्यूसली सोचना छोड़ोगे। क्योंकि जितना आप सोचते रहोगे उतना आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते रहोगे, जितना आप कम सोचोगे उतना आप कम रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे। क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, अगर आप पॉजिटिव सोच पा रहे हो तो डेफिनेटली सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो यही प्रोसेस आपको अपनाना पड़ता है, और यही ईजी होता है। अब बहुत लोग इस जगह पे कहते हैं कि आप एफर्मेशन कर लो या रोबोटिक एफर्मेशन कर लो। अब मैं ये नहीं कहता कि एफर्मेशन या रोबोटिक एफर्मेशन वर्क नहीं करती है, बल्कि बहुत अच्छे से वर्क करती है, लेकिन आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन होगी तभी जब आप उसमें कंसिस्टेंट रह पाओगे। और जब आप रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली क्रिएट करते जा रहे हो तो आप कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाओगे। तो रोबोटिक एफर्मेशन में सिर्फ कंसिस्टेंसी ही चाहिए होती है। अगर वही आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे और वही कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे तो मैनिफेस्ट भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप कमिटमेंट दे पाते हो, कंसिस्टेंसी दे पाते हो तो बात डिफरेंट है, तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर आप नहीं कर पाते हो और सोचते ही आपको हमेशा नेगेटिविटी आती है, एफर्मेशन आप बोलते हो लेकिन हमेशा उसका फील अपोजिट करते हो, एफर्मेशन या कोई भी प्रोसेस करने की इच्छा नहीं होती, जबरदस्ती उसको किए चले जा रहे हो, तो इस जगह पे हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ती है, आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करते इस जगह पे। अब यहाँ पर मैं आपको मेरे सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि मैं कैसे लेट गो करता हूँ। मेरे लिए लेट गो करना जब भी होता है ना, तो मैं जगन्नाथ जी को सबसे पहले याद करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ में है, कुछ चीज़ें बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में मेरी अलाइनमेंट है, रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट है वो इतना परेशान कर रहा है या इतना पेन दे रहा है, उस जगह पे मैं अलाइनमेंट क्रिएट ही नहीं कर पा रहा। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, मैं जगन्नाथ जी को याद करता हूँ, उनको कहता हूँ, ये पूरी बात मैं उनको बताता हूँ। जैसे अगर आप कोई पर्सनल सेशन मुझसे लेते हो तो जैसे आप मुझे अपनी बात बताते हो, या कमेंट्स में आप जैसे मुझे अपनी आप बात बताते हो। अब यहाँ पे मैं प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्स या जगन्नाथ जी वो ऑलरेडी जानते हैं। मैं इनसे इस तरीके से बात करता हूँ कि देखिए जगन्नाथ जी, अब आप सब कुछ जानते हो इस जगह पे क्या हो रहा है, ये सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, इस जगह पे मैं बेटर फील नहीं कर पा रहा, इस जगह पे मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मेरी रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो अब मैं इस चीज़ को पूरी तरह से आप पर छोड़ता हूँ, इस चीज़ को आप हैंडल करो, आप इसे पूरी तरह से सही करो। आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप कर दोगे इतना मुझे पता है। तो ये बोल करके जब मैंने जगन्नाथ जी को सौंप दिया कोई भी चीज़, तो उसके बाद मेरी जिम्मेदारी क्या है, उस रस्सी को खींचना छोड़ देने की, यानी बार बार उस टॉपिक के बारे में सोचना छोड़ देने की। और जब भी, यानी अगर मैं उसको छोड़ भी रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि थॉट मेरे माइंड में नहीं आएगा, थॉट जरूर आएगा, लेकिन जब थॉट आएगा तो मैं क्या बोलूँगा।
अब जैसा मैं करता हूँ कि अगर कोई चीज़ मैंने जगन्नाथ जी को सौंप दी है लेकिन उसके बारे में थॉट मेरे माइंड में आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि अब ये चीज़ जगन्नाथ जी के हाथ में है, वो इसे अपने तरीके से करेंगे। या सिंपल टू सिंपल जय जगन्नाथ, बस इतना मैं बोलता हूँ। जय जगन्नाथ जब बोलता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, मैंने जगन्नाथ जी को सौंपा है, तो अब मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जगन्नाथ जी उसको ठीक कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली मैं करता हूँ और इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ तो आप यूनिवर्स के लिए ऐसा करोगे। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भगवान के साथ है तो आपको जिस भी भगवान के जिस भी नाम से प्यार है उस नाम के साथ आप इस तरीके से जुड़ सकते हो, और ये मैनिफेस्टेशन की गारंटी देता है आपकी लाइफ में। लेकिन स्टिल आपके लिए रिकमेंडेशन यही होगी कि मैनिफेस्टेशन क्या होगी, कैसे होगी, वो भी छोड़ दो। सिर्फ यूनिवर्स पे जब छोड़ दिया, जब जगन्नाथ जी पे छोड़ दिया, तो उन पे बिलीव करो कि वो आपसे भी ऊपर है। आप क्रिएटर हो, वो सुप्रीम क्रिएटर है। तो जब आपसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा तो वो कर लेंगे डेफिनेटली। तो इस तरीके से आप लेट गो करते हो, और यहाँ पर आपकी डिज़ायर खत्म नहीं होती है, बस आपकी रेजिस्टेंस खत्म होती है। आप अलाइनमेंट में आते हो, और जब आप अलाइनमेंट में आते हो तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बस प्रॉब्लम इस बात की आ जाती है कि ये है ही इतना सिंपल कि बिलीव ही नहीं कर पाते कि कोई ऐसा करने से कि ये चीज़ हो भी सकती है। अगर इतना ईजी होता तो लोग इतना कुछ कैसे कर रहे होते, इतने लोगों के पास क्यों जाते, इतने हीलर्स के पास क्यों जाते, इतने कोचेस के पास क्यों जाते। वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि एक्चुअल में इतना ईजी है। अब अगर मैं मेरी जर्नी में बताऊँ ना, मैं पर्सनली किसी कोच के पास कभी भी नहीं गया। मुझे बस सीखना था, मुझे टीचिंग्स चाहिए थी, मेरे पास वो टीचिंग्स पहुंच गई। अब कैसे कैसे करके पहुंची है आप पूरी जर्नी जानते हो, अब्राहम के थ्रू या रेवती दी के थ्रू। अब उस जगह पे ना तो मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग था कि अपने आप को मैं किसी वेबिनार में या किसी क्लासेस में ऐड करा सकूं, और जिस लेवल पे मेरी एंग्जाइटी और डिप्रेशन थी उस वक्त तक मुझे लगता भी नहीं था कि मैं किसी के अराउंड अपनी बातों को शेयर कर सकता हूं। तो उस वक्त तक ये चीज़ें नेगेटिव पॉइंट लगती थी, लेकिन अब अगर देखता हूं ना तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट थी कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं। तो मेरी प्रॉब्लम शेयर करने की बात जब आती थी ना तो मैं शेयर कर ही नहीं पाता था, तो मेरी प्रॉब्लम रिपीट ही नहीं होती थी, तो रिपीटेशन कम होने लगा। अब्राहम से मैंने मेडिटेशन सीख लिया और मेडिटेशन करने लगा। फिर मेडिटेशन ब्रेक हो रहा था तो रेवती दी की वीडियो देखी समुद्र मंथन वाली, उस वीडियो से मैंने फिर मेडिटेशन को कंसिस्टेंट किया और रेगुलरली मेडिटेशन करने लगा, और जो जो चीज़ें जाननी होती थी वो धीरे धीरे जर्नी में आती गई। उसके बाद जब मैं मेडिटेशन में कंटिन्यू होता गया, मेरी इम्पल्स इतनी स्ट्रांग होती गई कि मैं खुद ही खुद समझता गया कि मुझे कब क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे अलाइनमेंट क्रिएट करनी है, और जब मुझसे नहीं हो रहा तो यूनिवर्स को कैसे सौंपना है। ये चीज़ें सारी मैंने अपनी जर्नी में सीखी। अब यहाँ पे आपको टीचर की ज़रूरत तो ज़रूर होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप पर्सनली किसी एलओए कोच के पास ही जाओ। आप देखोगे मेरी हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमेशा 2 बुक्स की रिकमेंडेशन रहती है या 2 बुक की लिंक रहती है। एक बुक रहती है आपकी आस्क एंड इट इज गिवन जो हिंदी में है, दूसरी रहती है मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो इंग्लिश में है। अब वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दोनों किताब इंग्लिश में ही खरीदो, भले डिफिकल्ट आपको लगे स्टार्टिंग में पढ़ने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे आप बेटर समझ पाओगे। तो ये मैं इसीलिए करता हूँ ना, ताकि आप अपने अराउंड अपनी चीज़ों को सेलेक्ट कर सको। हर किसी की सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे ये चीज़ें मिल गई थी, और मेरे पास तो पैसे नहीं थे तो मेरे घर वालों ने मुझे दे दी थी गिफ्ट अब्राहम की बुक्स, और जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी अब्राहम की किताब से, वो चीज़ें मैं सीख लेता था रेवती दीदी के चैनल से। तो जब मुझे मेरे टाइम में इतना कुछ मिला, तो जब मैं आगे आया अपनी लाइफ में बढ़ करके, तो मेरे मन में भी ये चीज़ हमेशा रही कि मैं हमेशा अपनी टीचिंग्स को ईजिली शेयर करूँ, कभी भी टीचिंग्स का प्राइस कभी भी ना रखूँ। जबकि टीचिंग्स मेरी इतनी अनमोल है कि अगर मैं इसकी वैल्यू लगाना भी चाहूँ तो कभी ज़िंदगी में नहीं लगा सकता। मैं अपनी लगा सकता हूँ कि हाँ मेरे टाइम की इतनी वैल्यू है तो इतने टाइम के मैं इतने पैसे चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन अगर बात मेरी टीचिंग्स की आए तो इसकी मैं कभी वैल्यू ही नहीं लगा सकता। इसीलिए मैं इसे हमेशा यूट्यूब पे रखता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट रखता हूँ, ताकि हर कोई इसे सीख सके। क्योंकि जिस तरीके से मुझे जब हेल्प की नीड थी, जब मुझे ये चीज़ें जाननी थी, मुझे बहुत ईजिली मिली। तो जब आप में से किसी को जाननी हो तो आपको भी ईजिली मिलनी चाहिए, ये आप डिज़र्व करते हो। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को आप डिज़ाइन करो। आप या तो लेट गो करो, या तो जैसा मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि मैंने क्यों अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना छोड़ा, और जब मैंने मैनिफेस्ट करना छोड़ा तो कैसे वो चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई। अब देखोगे ना, उस जगह पे मैं इस आर्ट ऑफ लेटिंग गो की ही बात कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसमें मैंने 2 तरीके से बताया था कि कैसे मैनिफेस्टेशन होती है, इसमें मैंने बस लेट गो पे फोकस किया है। और मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप कल वाली वीडियो देखो, अगर आपने नहीं देखी तो आपके स्क्रीन पे यहाँ आ रही है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।